किला क्या, दुर्ग क्या, इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं पहले, है कि नहीं। या फिर होता है महल। तो किला, दुर्ग, महल, इनमें अंतर होता है कि एक ही चीज है? थोड़ा अपने को समझना जरूरी है बात को याद रखने के लिए। बताओ, किला, दुर्ग, महल, ये तीनों एक ही चीज है कि अलग अलग है? देखो क्या होता है, जैसे एक बहुत बड़ा सा एरिया है जिसके आसपास क्या एक बहुत मजबूत दीवार बनी हुई है। अरे कोई रेसिडेंशियल एरिया है समझ लो, सामान्य रेसिडेंशियल एरिया जिसके चारों तरफ बहुत मजबूत सी दीवार बनी हुई है शत्रुओं से रक्षा के लिए, तो वो कहलाता है किला या दुर्ग। ये एक ही चीज होती है कि नहीं? कि इसमें चारों तरफ क्या होगा, फोर्टिफिकेशन, जिसको बट्रेस फोर्टिफिकेशन बोलते हैं, एक जो है सैनिक छावनी टाइप का होता है। यहां पर कौन रहेंगे, सैनिक। पहले क्या होता था, किले क्यों बनाएंगे, दुश्मनों से हमला से बचाव के लिए। तो यहां पर पूरी सेनापति, सेना, दूसरे लोग रहते थे। पर कई जगह ऐसी होती कि राजा भी वही रहता था। अब राजा तो ऐसे रहेगा नहीं तंबू में, अरे सही है ना, राजा तो रहेगा नहीं। तो एक हिस्से में क्या बना दिया जाता था, महल या विलास। विलास में से समझ के साथ बदल गया, मैं बताऊंगा, अभी महल समझो। तो उसी में एक हिस्सा बना दिया जाता था, यहाँ ढेर सारी सुविधाएं होती थी, और यहाँ कौन रहता था, किंग। तो किला क्या रहता है, जिसके चारों तरफ मजबूत सी दीवार हो। महल उसी का एक पार्ट होता है। फिर इस चारों दीवार के अंदर ढेर सारे अलग अलग महल भी बनवा है, पुराने हो जाते हैं, टूट फूट जाते हैं, कोई नया राजा आया है ना। जैसे मंदसौर का किला तुमने पढ़ा होगा, तो वो शिव पुराण में उसका उल्लेख है। कब का बना हुआ है, शिव पुराण जब लिखा गया होगा, गुप्त काल, उसके भी पहले, इतना पुराना है वो। तो उसमें बहुत सारे राजा महाराजा आए, उन्होंने अलग अलग क्या करा, महल बनवा लिए अपने रहने के लिए, तालाब बनवाए, झीलें बनवाई, कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहा, मंदिर बने, पुराने भी नए भी, मस्जिदें भी बन गई, है कि नहीं। कि कई ऐसे किले हैं जिनके अंदर मस्जिद, मंदिर और मस्जिद दोनों एक साथ हैं, या अलग अलग भी। तो ये किला और दुर्ग रहता है। एक और वर्ड आता है कैसल। कैसल का वैसे हिंदी में मीनिंग नहीं होता है। कैसल का मतलब होता है ऐसा किला। देखो यहां पर क्या है, महल की रक्षा के लिए क्या बनी है, दीवार। कैसल में क्या रहता है, ये खुद ही महल इतना मजबूत होता है कि इसको दीवार की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ये महल भी है और किला भी है। यहां पर क्या, इस हिस्से की रक्षा के लिए क्या बनाया गया है, इस हिस्से की रक्षा के लिए क्या बनाया गया है, आसपास दीवार। पर कैसल में क्या होता है, वो खुद ही इतना मजबूत होता है कि उसके अंदर कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये थोड़ा कंसेप्ट याद रखना। किला, दुर्ग क्या होगा, जिसके चारों तरफ दीवार होगी। फिर आ गया महल। फिर देखो समय बदल गया, एक और शब्द आ गया विलास। अपन ने जैसे प्राचीन समय की बात करी कि राजा के प्रोटेक्शन के लिए क्या बना दिया गया, किला, उसके अंदर राजा के रहने के लिए क्या बन गया, महल। फिर समय के साथ ऐसा हो गया कि राजा महाराजाओं को सुरक्षा की जरूरत ही नहीं पड़ी, है कि नहीं। जैसे अपन बात करो दिल्ली का लाल किला, तो दिल्ली के लाल किले के आसपास कोई जगह थोड़ी है, क्योंकि अकबर खुद इतने पावरफुल थे कि कोई हमला कर ही नहीं सकता उनके ऊपर। तो उन्होंने अपने रहने के लिए क्या बना दिया, सीधा विलास, कि ये एक लग्जरी हाउस है रहने के लिए, इसको कोई सुरक्षा की जरूरत नहीं है, चारों तरफ से इनको कोई खतरा ही नहीं है। तो ये नया शब्द आ गया विलास। पर आप इतना मत जाना, इसका कंसेप्ट याद रखना, क्योंकि जब रायसेन का किला पढ़ोगे, रायसेन के महल, तो आपको अलग अलग बातें याद आएगी, है कि नहीं। अब अच्छा, ये तो सब बातें हो गई कंसेप्ट की। परीक्षा में क्या आता है यहां से, ये बताओ, क्या चीज अपने को परीक्षा में काम आएगी, बताओ जरा। परीक्षा में क्या पढ़ के जाना है कि जो अपने काम आए, असली चीज तो वो है। देखो मोस्टली सबसे ज्यादा एक ही क्वेश्चन पूछता है कि ये पर्टिकुलर महल कहां पर है, उस जिले का नाम पूछा जाता है, गांव का भी नहीं पूछते, जिले का नाम आता है कि नहीं। कि सतखंडा महल कहां है, नौखंडा महल कहां है। तो मोस्टली जिला, 99% क्या आएगा, जिला। अब जैसे चंदेरी, तो चंदेरी जिला तो नहीं है, पर चंदेरी के अपने नाम से बहुत फेमस किले हैं वहां पे, है कि नहीं, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले क्या आती है, उसकी लोकेशन। सबसे मेजर क्वेश्चन आप 95% मान लो कि आपको हर कोई महल का या किले का आपको क्या याद रखना है कि किस जगह पर है, ठीक है ना, उस जगह के नाम पर आता है। और कुछ एक किले ऐसे हैं जो बहुत फेमस हैं, उनके निक नेम भी आ जाते हैं। जैसे असीरगढ़ का किला, तो उसके 2-4 निक नेम है।
अपन यहीं से शुरू करते हैं। लिखो असीरगढ़ का किला। इसके दो चार निक नेम है तो आपसे ये परीक्षा में बनते हैं। असीरगढ़ के किले के बारे में सुना है आपने? असीरगढ़ का किला एमपी वालों ने भी नहीं सुना, मध्य प्रदेश के मूल निवासी। देखो ये आता है तुम्हारे बुरहानपुर जिले में, है कि नहीं? यदि अपन मध्य प्रदेश को बनाए, ये मध्य प्रदेश को यहां ले आते हैं, है कि नहीं? बुरहानपुर कहां पर है? ये पॉलिटिकल आ गया है, ये नीचे की तरफ बिल्कुल ये रहा, है कि नहीं? तो ये बिल्कुल बॉर्डर पर है, यहाँ कोने पे, है कि नहीं? और ध्यान रखना ये अकबर का आखिरी अभियान था। अकबर ने जो लड़ाइयां लड़ी जिंदगी भर, उसमें सबसे आखिरी लड़ाई कौन सी थी? असीरगढ़ की लड़ाई। और ये किला बहुत प्राचीन समय से रहा है, काफी लोगों ने इस पर शासन करा। तो लिख लो असीरगढ़ का किला और सामने लिखो बुरहानपुर, है ना? तो पहली लाइन याद रखना। अब ये तो हुई सामान्य बात, इसकी दो चार विशेषताएं हैं। क्या होता है, यहीं से पुराने जमाने में दक्कन का रास्ता था। दक्कन समझते हो? व्हाट दक्कन? दक्कन मतलब साउथ, दक्षिण। फारसी भाषा में दक्षिण को क्या बोलते हैं? दक्कन। तो क्या होता था, यदि आप उत्तर भारत के राजा हैं और आपको दक्षिण भारत में भी जीतना है तो पहले क्या होगा? असीरगढ़ के किले पर कब्जा करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्या? दक्कन की चाबी। दक्कन की चाबी। और ये पहाड़ी पर बसा है, बहुत ऊंची ऊंची दीवारें, तो इसको बोला जाता है ऊंची दीवालों वाला महल। ऊंची दीवालों, ये इसके निक नेम है सब। ऊंची दीवालों का किला या महल। दक्कन का द्वार, तीसरा नाम दक्कन का द्वार, गेटवे ऑफ दक्कन। दक्कन मतलब दक्षिण। ये तीन इसके क्या बन गए? निकनेम। तो अब ये तीनों याद रखना, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ऐसे परीक्षा में आते हैं कि दक्कन की चाबी कौन, द्वार कौन, या ऊंची दीवालों का किला। ये सबसे यूनिक चीज है, ये कभी बहुत मुश्किल मिलेगी आपको, ये ऊंची दीवालों का किला। ये शब्द बहुत कम किताबों में, और ऐसे ही वो गड़े मुर्दे निकालते हैं परीक्षा में कि ये तो दुनिया को मालूम है, दोनों लाइन फट से टिक कर देंगे सारे, तो कैसे उलझाओ ये पूछो, है कि नहीं? ऐसा रहता है। तो ये असीरगढ़ का किला कहाँ है? बुरहानपुर में। याद रखना, अपन इंपॉर्टेंट करेंगे जो परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है ना? चलो आगे चलते हैं, अपन आ जाता है ग्वालियर के किले पे। बात चली थी तो मैंने बात खत्म कर दी दक्कन के किले की या असीरगढ़ के। बहुत इंपॉर्टेंट है कौन सा? ग्वालियर का किला। कहां पर है ग्वालियर का किला? ग्वालियर में। अब देखो, तुमने सुना होगा गुजरी महल, मान मंदिर, मान विलास, ये सब इस किले के अंदर ही महल है, ये ध्यान रखना। तेली का मंदिर, अरे सुना होगा ना आपने, ये ध्यान रखना। तो ये सब इस किले के अंदर ही स्थित महल है, ठीक है ना? तो ग्वालियर का लिख लिया, ग्वालियर का किला। इसके बहुत सारे नाम हैं और बहुत सारे इसकी अलग अलग बातें हैं। अब पहले तो लिख लो, उसको बनवाया किसने था? सूरज सेन ने। सूरज सेन महाराज ने 727 में इसको बनवाया था। पहली लाइन ये नोट करो। अरे 727 ही है यार, 727 है। देखते हैं, हो सकता है। हाँ क्या 500? देखिए ऑनलाइन वाले बोल रहे हैं कि इनको शायद 525 याद है। खैर डेट का इतना वेटेज नहीं है, मैं और कंफर्म कर लूंगा किसी रिलायबल सोर्स से, एक बार और चेक कर लेंगे। आप नोट कर लो, अभी तो 727 कर लो, मैं करेक्शन करा दूंगा। क्योंकि क्या है, ये सामान्यतः बहुत सारे इधर उधर अलग अलग लोग बुक लिखते हैं, तो इतना अंतर आ सकता है। सूरज सेन ने निर्माण कराया। अब आते हैं इसके निक नेम, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि नहीं? लिखो इसे भारत का जिब्राल्टर, भारत का जिब्राल्टर। अब जिब्राल्टर समझते हो? देखो जिब्राल्टर यूरोप में एक देश है, वहां पर एक किला है, तो वो बेहद मजबूत और जो है अभेद्य माना जाता है कि उसको जीतना बहुत मुश्किल है।
है कि नहीं, यूरोप में आता है वो, इंग्लैंड के लगभग कुछ आगे, है कि नहीं। क्या हुआ कि जब इसको लॉर्ड रिपन ने देखा था पहली बार, तो उसको यही लगा था, उसके मुंह से निकल गया कि ये तो जिब्राल्टर है, जिब्राल्टर का किला है ऐसा, तो तभी से ये नाम पड़ गया। वैसे और भी भारत में ऐसे किले जिनको ये उपाधि मिली है, भारत का जिब्राल्टर, राजस्थान में भी कई है, पर आप इसके लिए भी याद रखना। हाँ, तो लिख लो किलो का, भारत का जिब्राल्टर, तो जिब्राल्टर एक किला ना। लिखो हिंद के किलो का मोती, हिंद के किलो का मोती, पूर्व का जिब्राल्टर, पूर्व का जिब्राल्टर, किलों का सिरमौर, किलों का सिरमौर, भारत के सभी किलों, भारत के सभी किलों के रत्न हार में मंडित मणि, भारत के सभी किलों के रत्न हार में मंडित मणि। यह लाइन समझ में आई? मतलब भारत के सभी किलों को क्या बोला गया है? रत्नों का एक हार, और उसकी बीच की सेंटर वाली मणि कौन हो गया? ये किला। लिखो बाबर ने इसे किलो का रत्न कहा था, बाबर ने इसे किलो का रत्न कहा था। ठीक है ना, ये चारों पांचों सारे नाम इसके याद रखना, ये जरूरी है। अब आपको घुमाने के लिए भी पूछ सकता कि बाबर ने क्या नाम दिया था इसको, है कि नहीं, ये स्पेशल हो जाता है। अब लिखो इसमें 5 दरवाजे हैं, 5 दरवाजे हैं। हिंडोला द्वार, हिंडोला, हिंडोला द्वार, हिंडोला द्वार, आलम दरवाजा, आलमगीर, हिंडोला द्वार, फिर आलमगीर द्वार, 5 दरवाजे हैं ना। गुजरी महल द्वार, गुजरी, गुजरी राजा मानसिंह थे, उनकी वाइफ गुजरी, रानी गुजरी। चतुर्भुज द्वार, चतुर्भुज कौन है? भगवान विष्णु, चतुर्भुज उनके नाम पर रखा है। और हाथी पोड़ दरवाजा, हाथी पोड़ दरवाजा। अब देखो इसमें भी कई शासक आए, अलग अलग टाइम पे उन्होंने अलग अलग काम करा, है कि नहीं। और इसमें कई सारे कंस्ट्रक्शन के काम हुए, जैसे तेली मंदिर आपको बताया, तो ये सब इसी में बने हुए हैं, उसको तेली महल भी बोलते हैं, मान मंदिर, गुजरी महल, ये सब इसके अंदर है। अपन इससे रिलेटेड, अब इसके अंदर एक गुरुद्वारा भी है, तुमको मालूम है इसमें गुरुद्वारा इसके अंदर। दाता बंदी छोड़, दाता बंदी छोड़, देखो इसके भीतर दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा बना हुआ है। यहां पे सिख गुरुओं को कैद करके भी रखा गया था। एमपी का सबसे बड़ा गुरुद्वारा ऐसा तो नहीं है, पर ये बस जेल के अंदर है, ये बात आती है। ये पूछ रहे क्या ये एमपी का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, तो ऐसी कोई जानकारी अपनी बुक्स में नहीं लिखी। बस ध्यान रखना दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा है। क्या हुआ, जैसे आपने सुना होगा जहांगीर के समय पे गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा हुई थी, तो बाद में ढेर सारे जो अगले सिख गुरु थे वो सबको अरेस्ट कर लिया था। बाद में क्या जहांगीर बहुत बीमार पड़ गया, तो किसी ने ये बोला कि यदि ये सिख गुरु तुम्हारे लिए प्रेयर करें तो तुम जिंदा बच सकते हो। तो फिर इनके पास रिक्वेस्ट गई कि भाई आप जहांगीर के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें, और यदि ठीक हो गया तो तुम बच सकते हो। और ऐसा हुआ, सिख गुरुओं ने जो है उसके लिए प्रार्थना करी, जहांगीर ठीक हो गया, तो क्या करा गया, फिर इनको सबको छोड़ दिया गया। तो इसीलिए हो गया दाता बंदी छोड़, बंदी तो कैदी होता है ना, तो इसके अंदर गुरुद्वारा है वो, है कि नहीं, ये ध्यान रखना। देखिए ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे मंदिरों के, मूर्तियों के मुंह तोड़ दिए गए हैं, सही बात है। हिंदू जैन धर्म की, वो अपन आगे अपन पढ़ रहे हैं। अगली लाइन लिखो, मैं आपकी बात का भी जवाब देता हूं। लिखो यहां पे राजा ढोंगर देव द्वारा, राजा ढोंगर ढक्कन का, ढोंगर देव द्वारा बहुत सारे जैन मंदिरों और मूर्तियों का निर्माण कराया गया था। जैन मंदिरों और मूर्तियों का निर्माण करवाया था। थोड़ा अपने को बस ये ग्वालियर का किले लंबा रहता है और कुछ नहीं, बाकी में तो फिर एक एक लाइन ही है ना।
अब देखो जैसे बात कर रहे थे, इन्होंने ऑनलाइन में पूछा है कि भैया यहाँ पे बहुत सारे मूर्तियां तोड़ दी गई है, तो सही बात है। कभी तुम ग्वालियर में जाना, इस किले के आसपास के एरिया में, तो वहां एक से एक मूर्तियां मिलेगी बेहतरीन, बड़ी बड़ी बनी हुई, पर ज्यादातर टूटी हुई है, खंडित अवस्था में। पर देखो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लो कोई 200 साल 500 साल पुरानी मूर्ति है और वो खंडित भी है, तो उसकी पूजा करी जा सकती है, ये ध्यान रखना। अरे हिंदू धर्म में खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती है, पर किसकी? नई की। पुरानी मूर्तियों में उनका खंडित होने का दोष खत्म हो जाता है। तो ऐसे भारत में हजारों मंदिर है यहाँ पे खंडित मूर्तियां ओरिजिनली, तो उनको छोटा मोटा रिपेयर करके और उसकी पूजा होती है। पुरानी मूर्तियों को अपवित्र नहीं माना जाता है कि खराब हो गई। तो यहाँ बहुत सारी मूर्तियां ऐसी, और आज भी पूरे जैन मंदिर है, हिंदू मंदिर भी है, तेली मंदिर, ये सब है, पूजा पाठ होती है वहां पे। तोड़ दी तो क्या, उन्होंने वापस रिपेयर कर लिए और पूजा पाठ चालू कर दी। प्राचीन मूर्तियों में दोष नहीं माना जाता है खंडित का, है ना। चलो यहां तक हुआ। अब आती है बड़ी महत्वपूर्ण लाइन। देखो अपना मध्य प्रदेश कब बना था बताएं जरा। हाँ, 1 नवंबर 1956। उसके पहले, है ना, उसके पहले 1 नवंबर 1956 के, ये जो है अपना मध्य भारत का, जब मध्य प्रदेश नहीं था तब क्या था, मध्य भारत, तो उसका क्या था, विधानसभा भवन। लिख लो 1 नवंबर 1956 के पहले, यह मतलब यह किला मध्य भारत का विधानसभा भवन था। मध्य भारत का क्या था, विधानसभा भवन। और अब ऑनलाइन वाले सारे आया करो। देखो आरजू रोज रहती है, तरन्नुम रहती है, बाकी कुछ लोग कम आते जाते हैं, विनीता भी रोज रहती है, विनीता हीरवार भी हैं, पर आप सब रोज रहा करो। अरे 1 महीने की पढ़ाई है, रेगुलर ले लो, आराम से जिंदगी भर का टेंशन खत्म। और तुमको खुला बता रहा हूं, इतने फैक्ट्स कोई नहीं बताएगा तुमको। नहीं तो तुम पहले यहां पढ़ लो, जमाने की किसी भी कोचिंग से तुलना करके देख लेना। इतना होमवर्क कोई टीचर नहीं करते हैं, तुमको मैं साफ बता दूं। नहीं तो कंपेयर करके रख लेना, ये अपन पढ़ रहे हैं ना सारे। खुला चैलेंज, ये फाइल, ये अभी शीट मिलनी नहीं होगी तुमको, फाइल मिलेगी। इसको भापने मध्य प्रदेश की जितनी किताबें ना तुलना कर लेना, इससे ज्यादा फैक्ट्स खुला चैलेंज पूरे एमपी में कोई नहीं देगा तुमको, जितने इसमें लिखे हैं। थोड़ा क्या क्लास में अपन टाइमिंग बातों में भी टाइम चले जाता है, उतना होमवर्क किसी का नहीं रहता। मैं जो सब्जेक्ट लेता हूं तो फिर उसको पूरा A to Z खत्म करना, कि कुछ भी बात एग्जाम में छूटे नहीं कहीं से भी। ऐसा नहीं रहे कि एक लाइन यहाँ ढूंढ रहे हैं, एक लाइन वहां ढूंढ रहे हैं, ये बेवकूफ वाली पढ़ाई में नहीं कराता है कि नहीं। चलो यहां तक आए अपन ने क्या लिखा अभी। हाँ, पहले ये क्या था, विधानसभा भवन, तब मध्य प्रदेश नहीं था, मध्य भारत का, है ना, ये लाइन याद रखना। 1 नवंबर 1956 के पहले यह मध्य भारत का विधानसभा के केंद्र था, विधानसभा थी यहाँ पे मध्य भारत की, मध्य प्रदेश था ही नहीं जब, है ना। अब इसी में लिख लो आगे, पैराग्राफ चेंज करके, गुजरी महल तो ग्वालियर, गुजरी महल इसी का ही पार्ट है। गुजरी महल अलग से भी पूछ सकता है आपसे कहां पर है, और गुजरी महल खुद कहां पर है, इसके अंदर, है ना। बहुत सारे मंदिर भी, अपन कल मंदिर पढ़ लेंगे। हाँ बिल्कुल सही है, हाँ है ना, बिल्कुल। अपन लिख रहे हैं आगे, लिख लो गुजरी महल, लिखो मोती महल, और इसके सामने लिखो ग्वालियर। गुजरी महल, और वो कहां पर है, ग्वालियर में। आपसे ये नहीं पूछेगा किसके अंदर है, बस आपको लोकेशन बतानी है कहां है वो, ग्वालियर। मोती महल लिख लिया ग्वालियर, जय विलास महल ग्वालियर, बादल महल ग्वालियर, ये सब इसी के पार्ट हैं। ठीक है ना। और थोड़ा बहुत हिस्सा आपका काय से कवर हो जाएगा, मंदिरों से, है ना। जैसे मान मंदिर, तो मान मंदिर महल भी कहते हैं उसको, दोनों शब्द हैं उसके लिए समझे ना। और वो कहां पर है, इसके अंदर। तो अपन मान मंदिर के नाम से वो ज्यादा फेमस है, मान महल के नाम से कम फेमस है कि नहीं। ये जैसे तेली मंदिर, तो उसको तेली महल भी बोलते हैं,
इतना भव्य बनाया उन्होंने, पर अपन उसको कहाँ कवर करते हैं, मंदिर में, क्योंकि वो तेली महल के नाम से उतना फेमस नहीं है ना। और ये तीनों तो महल के नाम से ही है जो अपन ने लिख लिए है ना, मोती महल हो गया, जय विलास हो गया, ठीक है। चलो अब आते हैं अपन दूसरी इंपॉर्टेंट चीज पर। मांडू के महल लिख लो, लिखो मांडव में ही मध्य प्रदेश में सबसे अधिक महल हैं। मांडव में ही मध्य प्रदेश में सबसे अधिक महल हैं। कौन कौन से महल है बताओ जरा। सही है, चलो ठीक है, कुछ याद है, बहुत अच्छी बात है। लिखो, पहला लिखो हिंडोला महल, हिंडोला, हिंडोला महल, ये सब मांडू में। इसका दूसरा नाम क्या है, घुमाऊ, घुमाऊ महल, घुमाऊ महल या हिंडोला महल एक ही है। घुमाऊ या घुमाओ एक ही बात है। हिंडोला महल, अशरफी महल लिख लो, अब अशरफी महल की क्या विशेषता है। अच्छा एक चीज है, मांडव के महल बनवाए किनने। बिल्कुल, कौन बोल रहा है, विनीता, राइट, अपन बात करते हैं, अभी मैं बता रहा था। अच्छा बनवाए किनने ये, परमार राजाओं ने। पर ध्यान रखना बाद में मुगल शासक आए, दूसरे भी आए, तो उन्होंने इसमें अलग से कंस्ट्रक्शन भी करवाई है और इनके नाम भी बदल दिए। ऐसा ये ज्यादातर राजा परमार राजाओं के महल हैं ये। अब देखो अपन बात कर रहे थे काय की, अशरफी महल की, तो ये बिल्कुल कटोरी के आकार का दिखता है। लिखो यह कटोरी के आकार का दिखता है। अभी जो है ऑनलाइन में विनीता जी बोल रही थी कि ये कटोरी के आकार का दिखता है, सही बात है। इसका एक और नाम बताओ। अच्छा विनीता, ये पढ़ा है तो, अशरफी महल का दूसरा नाम। हाँ विनीता सुन रहे हो। हाँ अब देखो तुमको दो मैं काम की चीजें भी बता देता हूं। इसका दूसरा नाम है पिचकारी महल, पिचकारी, पिचकारी महल इसका दूसरा नाम। यह कटोरी के जैसा दिखता है बिल्कुल, और पिचकारी महल इसका दूसरा नाम है। अब व्हाट इज पिचकारी, वो पिचकारी नहीं है होली वाली, पिच है, दो चाहे, वो पिचकारी नहीं है। हाँ बताओ पिचकारी क्या होती है, पिचकारी क्या होती है। देखो क्या होता है, कोई पत्थर है, उसके अंदर कैसे उसको डेकोरेट करा जाए, कीमती पत्थरों से। अरे जैसे कोटा स्टोन में मार्बल लगा दिया, मान लीजिए ये सपोज संगमरमर की एक टाइल्स है, इसके अंदर पता चले कोटा स्टोन के जो हैं इस तरह से डिजाइने बना दी, तो ये ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा कि नहीं, सही है कि नहीं। तो पत्थर के अंदर पत्थर से डेकोरेशन करना, कीमती पत्थरों से डेकोरेशन करना क्या कहलाता है, पिचकारी। अपने भारत के ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं। ये यूरोपियन आर्ट है पर मुगलों को बहुत पसंद आई थी। तो ध्यान ना, पत्थर के अंदर पत्थर से। अब एक और शब्द आता है, मैं तुमको बता ही देता हूं, आगे तुमको आएगा। ये लिख लिया, ये पत्थर के अंदर पत्थर लिखना, ये भूल मत जाना, नहीं तो तुमको गड़बड़ हो जाएगी। अब देखो एक और दूसरी लाइन आती है, पित्रादुरा, बता ही देता हूं, तुम पढ़ने में भी जरूरत पड़ेगी आगे। पित्रादुरा ये क्या होता है, पित्रादुरा तो पत्थर के अंदर काय की नक्काशी करना, सोने चांदी की, कि पता चला आपने यहां पर ऐसे सोने और चांदी के क्या करा है, डिजाइन बना दी, तो ये क्या कहलाती है, पित्रादुरा। ये दोनों शब्द याद रखना है, समझने में सुविधा रहती है। एग्जाम में तो नहीं पूछेगा कि पित्रादुरा क्या होता है, पर आपको कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए मैंने दोनों शब्द बता दिए। पित्रादुरा है, वो नूरजहां थी ना, नूरजहां आपने नाम सुना होगा, उनके फादर थे अस्माद बेग, अरे उनके पिता थे ना, नाम सुना है कि नहीं, अस्माद बेग, है कि नहीं। तो उनका जब मकबरा बनाया था ना, तो भारत में सबसे पहले इसी टेक्निक से मकबरा बनाया था, पित्रादुरा से। वो आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे आगे। अस्माद बेग उनके पिता थे, है ना। नूरजहां का नाम सुना होगा आपने,
और भी बहुत सारी बातें। नूरजहां साधारण महिला नहीं थी, कभी अपन पढ़ाऊंगा मैं तुमको नूरजहां के बारे में। यूनिक लोग है ना, दुनिया में कमी आते जाते हैं इसे। चलो खैर, और एक बड़ी विशेषता मैं बता देता हूं, उसके 14 बच्चे थे। सही बात है कि नहीं, आज की तारीख में इतनी महिलाओं की कैपेसिटी नहीं होती है, उसके 14 बच्चे थे। चलो अपन आगे चलते हैं। अपन अगला ये हो गया, इंडोला महल हो गया। दाई महल तो मांडू, दाई महल, रानी रूपमती महल, जहाज महल। देखो ये कौन बोल रहा है वैसे, नाम बताएं। हाँ, राघवेंद्र जी बोल रहे हैं कि ये जो रानी रूपमती का महल है, ये उनके हस्बैंड ने, बाज बहादुर ने उनके लिए बनाया था। सही बात है, प्यार मोहब्बत में, है ना, सही है। आगरा का, अरे चल हाँ ठीक है, बहुत सारे हैं। एक दशरथ माझी का नाम सुना है कि नहीं, दशरथ माझी। चलो बाद में बात करेंगे, अभी टाइम हो रहा है खत्म, अपने को भी पढ़ाई करना है। अभी प्यार मोहम्मद में बना, इसका एग्जाम में इतना महत्व नहीं है। हाँ क्या, अरे बस रानी रूपमती का महल मांडव में इतना लिख लो आप आरजू, ज्यादा परेशान मत हो। वो थोड़ा जरा इमोशन में आके एक्स्ट्रा बातें हो गई राघवेंद्र जी की, और कुछ नहीं। बाज बहादुर महल, वैसे तो तुम नाम से समझ जाओगे। अब देखो और भी आते हैं, जैसे नीलकंठ महल, तो नॉट नीलकंठ महल, नीलकंठ मंदिर। तो ये कहां पर है, इन्हीं महलों के अंदर एक फेमस मंदिर है। जैसे मैंने बताया किन्ने बनवाए थे, परमार राजाओं ने, तो मंदिर भी बनवाए थे। तो अपन ये मंदिर में कवर करेंगे कि नीलकंठ मंदिर कहां है। सब कंफ्यूज मत हो जाना, कभी बोले नीलकंठ महल तो पढ़ाया ही नहीं। ये नॉट महल, मंदिर है, ये भव्य बने हुए। चलो हाथी महल लिख लो, हाथी महल, ठीक है। चलो अब लिखो अगला, धार का किला। तो धार का किला कहां पर है, धार में। अरे सही है, धार का किला धार में ही होगा, तभी तो उसका नाम है। इसमें दो चार जो हैं काम की चीजें, जैसे इसके अंदर महल बने हुए हैं। तो पहले लिखो 16 सिंगी महल, 16 सिंगी। 16 तो सिंगी तो लिख ही लोगे आप मेरे ख्याल से। 16 सिंगी महल, तो ये कहां पर है, धार के किले के अंदर। और इसका महत्व क्यों है, क्योंकि इसके अंदर पेशवा बाजीराव फर्स्ट का जन्म हुआ था। पेशवा बाजीराव फर्स्ट, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, ध्यान। पेशवा बाजीराव कौन से है, पहले लड़ाकू पेशवा, इनको बोला जाता लड़ाकू पेशवा। अरे नाम सुना होगा ना इनका आपने, कहां पर सुना इनका नाम, इनमें यहां पर जन्म हुआ था पेशवा बाजीराव फर्स्ट का। क्योंकि हम हमारे हीरो को कैसे जानते हैं, फिल्मों से, पर्सनली नहीं जानते, बल्कि पर्सनली जानने वाले लोग हैं। और इसमें एक और बात भी आती है, इनका मध्य प्रदेश से बड़ा कनेक्शन है बाजीराव फर्स्ट का। इनकी समाधि कहां पर है, रावरखेड़ी खरगोन, रावरखेड़ी खरगोन, यहां पर नर्मदा के किनारे इनकी समाधि है, रावरखेड़ी में। ये अपन कल जो मंदिर और मकबरे पढ़ेंगे उसमें कवर कर लेंगे। ये बोल रहे कि जो है बाजीराव फर्स्ट तो महाराष्ट्र के रहने वाले थे। अरे बेटा, मराठों ने पूरा इंडिया जीत रखा था, जितना मुगलों ने जीता नहीं था ना, उससे ज्यादा बड़ा एम्पायर मराठों का था। वो इतने ताकतवर थे कि उन्होंने मुगल बादशाह को दोबारा से सिंहासन पर बिठाया था, अंग्रेजों से हाथ से निकाल के। मराठे बहुत बड़ी ताकत थे, वो तो अपने को इतिहास में उतना अच्छे से नहीं बताया जाता है, अलग अलग। मराठे बेहद पावरफुल थे और मुगलों से ज्यादा बड़ा एम्पायर था पृथ्वीराज चौहान। तो ध्यान रखना, मुगलों से बड़ा साम्राज्य उस अकेले व्यक्ति का था, जो कि अपने को इतिहास में नहीं मालूम है, पृथ्वीराज चौहान का। और ज्यादा क्रिएटिव भी, ऐसा वो अपने को इतिहास में नहीं पढ़ा पाते, क्योंकि अपना इतिहास बेहद बड़ा है और दुर्भाव से लिखा हुआ, ये भी ध्यान रखना। नहीं तो बहुत सारे परमार्दी देव, अभी तुमने चंदेल राजा ही नहीं पढ़े होंगे, कब से कब तक शासन करा, कितना बड़ा राज्य और क्या क्या क्रिएटिव काम, पढ़ेंगे अपन आगे। चलो यहां तक हुआ ना। हाँ, इसमें अपने को ये हो गया। हाँ, क्या लिखा आपने, 16 सिंगी। दूसरा लिखो खरबूजा महल। तो खरबूजा महल कहाँ है, धार में, इसी किले के अंदर। और इसको बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने आराम करने के लिए। क्या बोल रहा है, क्या क्या क्यों बोला जाता है
खरबूजे के आकार जैसा दिखने के कारण। ऐसा वैसे अपनी बुक्स में डायरेक्ट तो नहीं लिखा है, इधर उधर अपन जो डॉक्यूमेंट्री आती है उसमें देखें तो इसका नाम है खरबूजा। वैसे मराठी भाषा का शब्द है खरवड़ा, मराठी में खरबूजे को खरवड़ा बोलते हैं, तो उसी से खरबूजा बन गया, मराठी भाषा का शब्द है ये। इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। 16 सिंगी महल हो गया, चलो ठीक है। आगे लिखो चंदेरी का किला। तो ये कहां पर है? चंदेरी का किला कहां पर है? हाँ बताएं विनीता। अशोकनगर जिले का नाम है, पर ध्यान रखना चंदेरी के किले को क्या बोला जाता है? चंदेरी में होगा, चंदेरी से थोड़ा दूर है ये वास्तव में आता मुंगावली में। अरे मत लिखो इतना, आप तो अशोकनगर जिला याद रखो, आपको आइडिया के लिए बता दिया। ये चंदेरी का किला वास्तव में इतना लंबा चौड़ा है कि ये बहुत सा हिस्सा इसका मुंगावली में, चंदेरी में है ही नहीं पूरी तरह से ये, पर आप लिख देना अपनी बुक्स में चंदेरी लिखा है। यहाँ पे अशोकनगर जिले का महत्व नहीं है, यहाँ महत्व किसका है? चंदेरी। एग्जाम में आया तो पूछेगा कहां पर है, तो चंदेरी शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। आपने सुना चंदेरी साड़ियां है कि नहीं, वो वही जगह है। चलो तो चंदेरी का किला लिख लिया। लिखो इसका निर्माण 11वीं सदी में कीर्तिपाल द्वारा करवाया गया था। कीर्तिपाल, इसका निर्माण 11वीं सदी में राजा कीर्तिपाल द्वारा करवाया गया था। अब लिखो इसी में आगे हवा महल। तो चंदेरी, हवा महल इसी के अंदर है, चंदेरी हवा महल, उसके सामने लिख लो चंदेरी। नौखंडा महल, नौखंडा महल तो चंदेरी, ये सब इसी के पार्ट है। हाँ और क्या बचा है? चलो ठीक है, आगे नेक्स्ट लिखो रायसेन का किला। हाँ खूनी दरवाजा, बहुत सारी चीजें हैं, जौहर कुंड, वो अशोकनगर जिले में आ जाते हैं। देखो ये पूछ रहे हैं कि यहां पर खूनी दरवाजा भी स्थित है, सही बात है इसी के अंदर है, पर अपन महल पढ़ रहे हैं ना, वो थोड़ा इतिहास में आ जाएगा। जब अपन हिस्टोरिकल प्लेसेस पढ़ेंगे तो चंदेरी अपनी ऐतिहासिक जगह है, तो फिर आएगा वहां पर आ जाएगा, नहीं तो फिर कभी बात ओवर होने लगेगी कि क्या क्या याद करें। तो चाहो तो आप लिख लो इसके अंदर, इसी में क्या होता है? खूनी दरवाजा, जौहर कुंड इन्हीं किलों में स्थित है, चंदेरी के किले में ही है। जौहर कुंड आप समझते होगे, है कि नहीं? खूनी दरवाजा ये सब इन्हीं किलों में है, अलग अलग जगह पे। चलो अगला लिखो रायसेन का किला। तो रायसेन का किला कहां पर है? रायसेन में। अब इसके अंदर फर्स्ट लिखो इत्रदार महल। इत्रदार महल, इत्रदार महल, तो इसके सामने लिख लो रायसेन। इसी किले के, रायसेन के किले के अंदर क्या है? इत्रदार महल। दूसरा इत्रदार, परफ्यूम्ड, इंग्लिश में क्या हो जाएगा? खुशबू आती हो जाए। अब लिखो इसके अंदर कि यह किला अपनी वाटर हार्वेस्टिंग और इकोसिस्टम के लिए प्रसिद्ध है। ये ध्यान रखना, इकोसिस्टम है यहां पे। कौन सा महल? इत्रदार महल। इसको इस तरह से डिजाइन करा गया है कि यहाँ पे वाटर का प्रॉपर यूज हो सकता है। वाटर हार्वेस्टिंग तो आप समझते होंगे कि पानी को जमीन में पहुंचा देना और फिर जरूरत पड़ने पे निकालना, और दूसरा इकोसिस्टम भी आप समझते होंगे, कम्युनिकेशन के लिए आसानी से बातचीत हो सके। तो ये दोनों विशेषताएं किसमें है? इस महल में। काफी फेमस है, किसकी? इत्रदार महल की। अगला लिख लो राजा रोहित महल। राजा रोहित महल, तो ये भी रायसेन में। बादल महल, रायसेन में। फिर लिखो अगला, इसी में कंटिन्यू करो, गिन्नौरगढ़ का किला। गिन्नौरगढ़, गिन्नौरगढ़ का किला। नाम सुना गिन्नौरगढ़ का? गिन्नौरगढ़ का नाम सुनने में नहीं आया?
गिन्नौरगढ़ भी है खुद रायसेन जिले में। जिला कौन सा ही है? रायसेन। गिन्नौरगढ़ खुद कहां पर आता है? रायसेन जिले में। इसको बोला जाता है तोतों का महल। तोतों का महल। अरे तोते समझते हो ना? तोतों का महल, क्योंकि यहां पर इसके आसपास के एरिया में बहुत सारी मात्रा में क्या पाए जाते हैं? तोते। तो इसीलिए क्या बोलते हैं इसको? तोतों का महल, है ना? लिखो, यह किला अशरफी पहाड़ी पर स्थित है। अशरफी पहाड़ी, पहाड़ी का नाम तक फेमस है। बताओ, यह किला अशरफी पहाड़ी पर स्थित है। इसका दूसरा नाम क्या? गिन्नौरगढ़ के किले का तोतों का महल, ठीक है। और अशरफी पहाड़ी पर। अब देखो, इसकी कहानी यूं आती है कि कभी किसी ने आक्रमण कर दिया होगा प्राचीन समय में, तो सामने वाला भले जीत गया हो, लेकिन क्या हुआ, उसका जो टोटल खर्चा आया था युद्ध में, तो ऐसा बोला जाता है कि इस पहाड़ी को बनाने में मान लो 1 टोकरी रेत लगी हो, तो 1 टोकरी रेत के बदले में क्या खर्चा हो गई? 1 अशरफी, 1 सोने की अशरफी खर्चा हो गई। कि यदि इस पहाड़ी को बनाने में 1 टोकरी रेत डालते तो उसकी कॉस्ट कितनी पड़ती है? 1 सोने की अशरफी के बराबर। तो इसीलिए इस पहाड़ी का नाम क्या रख दिया गया है? अशरफी पहाड़ी। ये पुरानी कहानी है, ये अपनी बुक्स में भी है। चलो ठीक है ना, यहां तक ये ध्यान रखना। लिखो, इसका निर्माण उदय वर्मन ने करवाया था। ठीक है, यहां तक गिन्नौरगढ़ का याद है ना, तोतों का महल। लिखो अब आगे, राजा अमन महल। राजा अमन महल या अमन महल बोले तो ये कहां पर आता है? अजयगढ़ में। अजयगढ़। और अजयगढ़ खुद कहां पर है? पन्ना में। ठीक है ना? अब इसका महत्व क्या? तो ये भी अपन ने भी शब्द पढ़ा, पिचकारी, तो उसी के लिए फेमस है। यहां पे पत्थरों पे ढेर सारी बारीक बारीक नक्काशी करी हुई है। तो लिख लो, यह महल अपनी सुंदर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। अब लिखो अगला, मदन महल। कहां पर है मदन महल? जबलपुर। मदन महल कहां पर है? जबलपुर में। हाँ, बहुत सुंदर रेलवे स्टेशन, जैसे कि ये शायद रघुवेंद्र जी बोल रहे हैं, बोले वहां का रेलवे स्टेशन बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल है। नागपुर, यहाँ का जो प्राचीन जो राजा महाराजाओं ने या अंग्रेजों ने बनवाया ना, बेहद खूबसूरत है। कभी नागपुर में भी जाके देखना, पूरा तो नहीं, कुछ हिस्सा जो कभी अंग्रेजों ने बनवाया था, पूरा पत्थर का बना हुआ है। गुना है कि नहीं, प्राचीन शहरों में तो बेहतरीन बने हुए हैं, 0 मेंटेनेंस। एक बार बना दो, जिंदगी भर का मेंटेनेंस का खर्चा खत्म, ना पोतना ना कुछ, कील भी नहीं घुसेगी उनकी।